हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एन त्रिपाठी आरआईसी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। कोई रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। ताप बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया किस प्रकार से बढ़ती है या ताप के घटने से अभिक्रिया की दर किस प्रकार घटती है, इस पर निर्भरता कहलाती है। उसके ताप पर किस प्रकार अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इसमें देखते हैं, ताप परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है ताप के परिवर्तन से। अधिकांश अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर उसका वेग बढ़ जाता है। सामान्यतः ज़्यादातर अभिक्रियाओं में अगर ताप बढ़ा दें तो उसके अभिकारक से उत्पाद के बनने की दर बढ़ जाती है। सामान्य रूप से किसी अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके वेग में 2 से 3 गुना तक की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में होने वाली वृद्धि को ताप गुणांक के रूप में निरूपित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यानी कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग यदि बढ़ जाता है तो उसे ताप गुणांक कहते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतराल वाले दो तापों पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहा जाता है। ताप गुणांक सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड माने 35 प्लस 273, 35 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देने पर वो केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। 35 प्लस 273 308 केल्विन, तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें 273 जोड़ देने पर 298 केल्विन के मध्य लिया जाता है। अतः ताप गुणांक बराबर के तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपान तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर के 35 अपान के 25। के का मान यहाँ वेग स्थिरांक है, यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने वाली अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान बटे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने वाली अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को उस अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। या सामान्यतः ताप गुणांक बराबर के टी, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है उसे टी कह दिया गया, के टी प्लस 10 बाई के टी से निरूपित करते हैं। अब हमारा ताप गुणांक की परिभाषा, ताप गुणांक से संबंधित बातें हो चुकी हैं। इस फार्मूले के द्वारा ताप गुणांक हम निकाल सकते थे। अब हम लोग कोलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत जिसे कहते हैं टक्कर सिद्धांत, उस सिद्धांत की परिकल्पना को यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कोई सी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें अभिकारक के अणु परस्पर टकराते हैं एक दूसरे से। कभी कभी ये अभिकारक के अणु एक दूसरे से टकराते हैं, कभी पात्र की दीवारों से टकराते हैं, कभी अभिकारक से, कभी अभिकारक उत्पाद बने हुए उत्पाद के अणुओं से टकराते हैं। जैसे हम क्या देख सकते हैं, शरबत का बनना। चीनी के अणु कभी चीनी के अणु से टकराते हैं, जल विलायक है, विलायक में के अणु से कभी टकराते हैं, कभी बने हुए शरबत के अणु से टकराते हैं, कभी जिस पात्र में हम लोग अभिक्रिया करवा रहे होते हैं, माने कि जिस पात्र में, बर्तन में, लोटे में शरबत बना रहे होते हैं, उसकी दीवारों से टकरा करके ये अभिकारक के अणु घुल जाते हैं, अभिकारक के अणु परस्पर घुल जाते हैं। तो उनके मध्य, तो संघट्ट सिद्धांत को देखते हैं। संघट्ट सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के कारण उनके अभिकारक अणुओं के बीच होने वाली टक्करें हैं। इन टक्करों की संख्या अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है कि अभिक्रिया किस वेग से होगी। तो कोलिजन थ्योरी क्या है और इसकी कौन कौन सी मेन बातें हैं उसको पढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने, उस पर ताप का प्रभाव तथा उसके वेग को संघट्ट सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। संघट्ट सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नवत हैं। पहला है दो अणुओं के मध्य
अभिक्रिया होने के लिए उनका परस्पर टकराना आवश्यक है। जब तक परस्पर टकराएंगे नहीं तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। सेकंड नंबर है अणुओं के मध्य होने वाली प्रभावी टक्कर। यहाँ पर हमारी डिफिनीशन बन के आएगी। कभी कभी हमारे एग्जाम में आता है कि प्रभावी टक्कर क्या है। तो अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिकारक से उत्पाद प्राप्त नहीं होते। जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया हो जाती है उन्हें हम प्रभावी टक्करें कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। टक्करों की संपूर्ण संख्या की तुलना में प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत ही कम होती है। जो जितनी टक्कर होती है अभिकारक अणुओं से, वो प्रभावी टक्कर की संख्या बहुत कम होती है जिनके फलस्वरूप उत्पाद का अणु बनता है। थर्ड नंबर देखते हैं, प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। अगर प्रभावी टक्करें हो गई तो उसके फलस्वरूप अणु सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय अणु कहलाते हैं। सक्रिय अणु वे होते हैं जिनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर होती है या उससे अधिक होती है। ऊर्जा का यह मान देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। माने कि जो सक्रियण ऊर्जा के मान को स्टार्टिंग के लिए अभिकारक अणु में जो निहित ऊर्जा होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। या देखते हैं यहाँ पर अभिकारक अणुओं की वह निम्नतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया में भाग लेने को उत्प्रेरित करती है। वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए कहती है वो उत्प्रेरित करती है, अभिक्रिया की देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। फोर्थ नंबर है अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का मान अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है। इसे सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा की यहाँ पर डिफिनीशन, यानी कि ये कोलिजन थ्योरी में 3 मेन डिफिनीशन, प्रभावी टक्कर, देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट है। सक्रियण ऊर्जा फिर से देखते हैं, अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माने माइनस अणुओं में टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा, यानी कि देहली ऊर्जा से अभिकारक अणु में निहित पहले से निहित संचित पूर्व की ऊर्जा को घटा देने पर सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। फिफ्थ नंबर है अणुओं को सक्रियण ऊर्जा टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप वे सक्रिय अणु हो जाते हैं। और इधर 6 नंबर देखते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कैलोरी प्रति मोल या जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। 7th नंबर धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण की ऊर्जा का मान घटा देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक अगर है तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं। और 8th नंबर है किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा को EA से कहा गया है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान स्थिर और निश्चित होता है जो अभिक्रिया के ताप तथा अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है, अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो आज हम लोगों का ये टॉपिक सक्रियण ऊर्जा से संबंधित समाप्त होता है। कल मिलते हैं यहीं पर। सक्रियण ऊर्जा आर्हेनियस समीकरण, सक्रियण ऊर्जा को और विस्तार से हम बताएंगे वहाँ पर, और आर्हेनियस का समीकरण वहाँ पर समझाया जाएगा। और इसके साथ ही सक्रियण ऊर्जा आर्हेनियस के समीकरण के साथ हमारा रासायनिक बलगतिकी का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।